Hello students, today we are going to start with the in-text question of chapter number 3, that is atoms and molecules, which is given in the page number 32, and we are going to proceed with the first question which is given there, that is in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that this observation are in agreement with the law of conservation of mass. अब देखिए आपको क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है. रिएक्शन में ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि in a chemical reaction the total mass of reactant is equivalent to the total mass of product. मतलब जितना reactant का मास होएगा उतना ही product का मास होएगा. What I mean by reactant is the things that is taking part in the particular chemical reaction, that is known as reactant, and the things that is formed at the end of the reaction, that is known as what? Product. यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड. ये दोनों रिएक्टेंट है. ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये दोनों का मास मिला के जितना भी मास होगा वो किसके बराबर होगा? ये तीनों के सम के बराबर. समझ में आया? यही हमको प्रूफ करके बताना. ओके फाइन. नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हमको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो रिएक्टेंट का मास है और ये जो प्रोडक्ट का मास है दोनों हमारा अगर एक जैसा आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा. आया समझ में? ठीक है. तो सबसे पहले मास ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं. रिएक्टेंट में देखिए क्या है? सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड दोनों का मास दिया हुआ है. सोडियम कार्बोनेट का क्या है? 5.3 ग्राम और इथेनोइक एसिड का 6 ग्राम. क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है. दोनों का एड ऑन किया, टोटल क्या मिला? मास ऑफ रिएक्टेंट 11.3 ग्राम. फाइन. अब मास ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं. प्रोडक्ट देखिए क्या क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में? सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तीनों का मास दिया हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 8.2 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. तीनों का मास एड ऑन किया. अगेन वी आर गोइंग टू गेट 11.3 ग्राम. अब देखिए दोनों सेम मिल रहा है और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होते हैं. इन शॉर्ट ये है कि कोई भी चीज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी होल्ड होगा या एग्री करेगा जब उसका मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा. दोनों सेम आ रहा है मतलब इट इज होल्डिंग व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके. तो लास्ट में एक लाइन आपको लिखना है इसमें, thus the law of conservation of mass is justified. Okay. See the second question. Hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं वाटर बनाने के लिए. क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है. आगे के पार्ट में वो ये बोला गया है कि ऑक्सीजन गैस का कितना मास लगेगा जो किसके साथ रिएक्ट करेगा? 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस. अगर मैं 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले रही हूं तो कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मेरे को लगेगा? ठीक है, कि वो पानी बना देगा. क्वेश्चन क्लियर है? Now let us proceed with the solution. Solution में हम लोगों ने लिख रखा है, since hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass. ठीक है. इसका क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला के क्या बनाते हैं? वाटर, H2O बनाते हैं. फाइन. अब ये दोनों किस रेशियो में कंबाइन होते हैं? 1:8. ठीक. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:8. तो 3 ग्राम क्या बोल रहा है आपको? What would be the mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? हाइड्रोजन गैस का अगर मास 3 ग्राम है तो कितना ऑक्सीजन लगेगा? अब देखिए 1 था तो 8 लगा. अगर 1 के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 के साथ भी क्या करूंगी? 3 का मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे क्या आएगा? 24 ग्राम. तभी तो मेरे को वापस 1:8, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. ये किसका स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें मैंने आपको समझाया था कि कोई भी एलिमेंट हो वो हमेशा उसका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहता है या कांस्टेंट रहता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आप पानी कहीं का भी लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, उनका रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा। तो 1:8 करने के लिए अगर यहाँ पे 3 लूंगी तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 24, तभी तो होगा 3 1 जा 3 8 जा। आया समझ में? ठीक है। See the next question, that is which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass। मतलब जो डाल्टन ने आपको 6 पोस्टुलेट दिए थे, मैंने बताया था ना आपको, वो 6 पोस्टुलेट में उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन सा पोस्टुलेट जस्टिफाई कर रहा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? अब वो आंसर को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको डाल्टन के 6 पोस्टुलेट्स बताए थे उसको देखते हैं एक बार। देखिए क्या बोल रहा है सेकेंड वाला पोस्टुलेट, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है ना, उस एटम एक इंडिविजिबल मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते वैसा पार्टिकल है, ना वो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर रहता है। तो यही वो पोस्टुलेट है जो किसको जस्टिफाई कर रहा है। आपको क्वेश्चन में पूछा था ना कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्वेश्चन पूछा था। फाइन, तो कौन सा पोस्टुलेट है? आंसर में क्या लिखेंगे? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच cannot be created or destroyed in a chemical reaction. It is the second postulate. Okay. See the next question. Which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions? अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो 6 पोस्टुलेट है, 6 में से कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? Now before starting the answer, let us see the Dalton atomic theory once again. उसका 6th वाला postulate देखिए, the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. This is same as the law of definite proportion. Definite proportion में भी हमको यही statement था कि in a chemical substance the element are always present in a definite proportion by mass. मतलब ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट टाइप के स्टेटमेंट है। दोनों यही बोल रहे हैं कि जो कोई भी सा केमिकल आपका सब्सटेंस रहता है उसमें जो भी एलिमेंट से मिलके वो बना है उसका रेशियो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो इसमें कौन सा आपका पोस्टुलेट जस्टिफाई कर रहा है? पोस्टुलेट नंबर 6, उसी को यहाँ पे लिखेंगे आंसर में। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। फाइन, okay. See the next question which is given in the page number 35 and the question is define the atomic mass unit, या इसको सिंपली हम शॉर्ट में कहते हैं AMU या U भी कहते हैं। तो आपको डिफाइन करके बताना है कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। क्वेश्चन क्लियर है? नाउ लेट अस प्रोसीड विद द आंसर, बट बिफोर स्टार्टिंग द आंसर लेट अस सी वन थिंग। जैसे हम लोग अगर मेरे को कोई भी वेजिटेबल मार्केट में गए तो वेजिटेबल्स अगर हम परचेस करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसको मेजर करने का, दैट इज केजी। फाइन। और अगर हम कोई लिक्विड सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसको मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट होता है क्या? लीटर्स। फाइन। अब ये दोनों चीज तो होते हैं, लेकिन अगर मेरे को किसी एलिमेंट का मास मेजर करना है तो उसके लिए मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हुआ? अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब ये जो है कार्बन 12 क्यों ले रहे हैं? ये कार्बन 12 का मतलब होता है इसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। वो वाला कार्बन हम लोगों ने कंसिडर किया है। जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते टाइम जब ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करी थी तो मैंने आपको समझाया था कि हम लोगों ने लिया था वाटरमेलन, उसके 12 स्लाइसेस किए थे। वैसे ही अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट का वेट जानना है तो हम स्टैंडर्ड के रूप में, जैसे वेइंग मशीन देखा है ना आपने, तो एक साइड हम लोग वेट्स रखते हैं, दूसरे साइड वो सब्सटेंस रखते हैं जिसको हम वे करते हैं। ठीक है, फाइन। वैसे ही अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट का वेट करना है तो एक साइड जो मैं वेट रखती हूँ उसकी जगह मैं यहाँ पे क्या यूज करती हूँ? कार्बन। और कार्बन को कैसे यूज कर रही हूँ? उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करके यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन का 1/12 ये यूज है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। आया समझ में? ठीक।
अब देखिए ये डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग वेइंग मशीन देखें ना, वेइंग मशीन में एक साइड हम लोग वेट्स रखते हैं और दूसरे साइड वो सब्सटेंस रहता है जिसको हमको वेइ करना रहता है। ठीक है, आपने देखा है ना, जैसे हम लोग कोई भी सब्जी अगर लेने जाते हैं तो सब्जी वाले को देखा तराजू रखता है, वो एक साइड वो तराजू में बट रखता है और दूसरे साइड वो सब्जी रखता है जिसको वो मेजर करता है। फाइन। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जिस भी एलिमेंट को मेरे को मेजर करना है तो वहां पे बट की जगह मैं क्या यूज कर रही हूँ, कार्बन 12। अब बट की जगह कार्बन 12, उसको भी हम लोग इमेजिन करते हैं कि कार्बन का एटम है और उस एटम को उन लोगों ने कितने 12 पीसेस में, 12 इक्विवेलेंट पीसेस में डिवाइड कर दिया है, ताकि जो दूसरे बट के इस साइड वाले में जो भी आप एलिमेंट रखो उसका मेजरमेंट उसके एक हिस्से से किया जा सके। टेक द एग्जाम्पल कि मेरे को हाइड्रोजन का वेट कैलकुलेट करना है। सपोज ये वेइंग मशीन है या ये तराजू है, तराजू में इस साइड बट रखते हैं, इस साइड वो सब्सटेंस रखते हैं जिसका मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो अब बट की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, 12 पीसेस में, इक्विवेलेंट पीस है वो। ठीक है, तो उसमें से सपोज अब मेरे को हाइड्रोजन का वेट कैलकुलेट करना है, किसके हेल्प से, कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन के 12th पीस में से कितने पीस अब मैं ले रही हूँ जो इक्विवेलेंट आएंगे, तब मैं वेट कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आई। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम एटम को अपनी खुली आंखों से देख सके। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप या कोई भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। क्वेश्चन क्लियर है? सी द आंसर, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। एटम का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो इतनी छोटी चीज को इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सी विथ योर नेकेड आई। ओके, see the next question that is given in the page number 39 and the question is write down the formula of। फॉर्मूला बनाना है सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड का, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड का, फिर सोडियम सल्फेट का, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये फॉर्मूला बनता कैसे है, जैसे टेक द एग्जांपल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब ये H2O ही क्यों बोलते हैं, H3O क्यों नहीं बोलते हैं, HO2 क्यों नहीं बोलते हैं। तो ये H2O ही क्यों होता है, या किसी भी एलिमेंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आता कहाँ से, ये हमको सीखना है। क्वेश्चन क्लियर है? नाउ अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स में काम करते हैं। सबसे पहला होता है राइटिंग द सिंबल। सिंबल लिखना है, किसका सिंबल लिखेंगे, सोडियम और ऑक्साइड का। अब मैंने आपको कुछ टेबल्स याद करने के लिए कहा था, याद है स्टूडेंट्स? अब इसमें सोडियम का सबसे पहले सिंबल देखिए, सोडियम का सिंबल 34 पेज नंबर में ये टेबल में लिखा हुआ है। सोडियम का सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सोडियम का सिंबल क्या लिखा हुआ है, Na। सोडियम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na। तो मैंने यहाँ पे Na लिखा। ठीक है, अब ऑक्साइड का जो सिंबल होता है, देखिए ऑक्साइड का सिंबल भी लिखा हुआ है, दैट इज गिवन इन द पेज नंबर 37। एक टेबल दी हुई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड का सिंबल आपको दिखा हुआ है। ऑक्साइड का सिंबल होता है O। ठीक, O2 माइनस लिखा हुआ है, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी को नहीं लेंगे, हम सिर्फ सिंबल ले रहे हैं। ओके, तो ये दोनों टेबल आपको बाय हार्ट याद रहनी चाहिए। अभी मैं आपको टेबल के थ्रू बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको टेबल याद रहेगी तो आप खुद डायरेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, क्या किया हम लोगों ने, सोडियम का सिंबल और ऑक्साइड का सिंबल। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या लिखा हम लोगों ने, वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या होती है, ये आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो अब ये जो वैलेंसी है आपकी, ये दी हुई है पेज नंबर 51 में। एक टेबल बना हुआ है, उसमें आपको पूरी वैलेंसी दी हुई है। तो अब वैलेंसी हमको किसकी चाहिए, सबसे पहले सोडियम की चाहिए। ठीक है, अब सोडियम की वैलेंसी देखिए, यहाँ पे इतने सारे कॉलम बने, लास्ट में लिखा हुआ है वैलेंसी। यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी दी हुई है, देखिए 1। ओके, अब यहाँ पे हम वैलेंसी लिख दिए, सोडियम के नीचे 1 लिखा मैंने। ओके, अब ऑक्साइड में देखिए, अभी जो मैंने आपको ये टेबल बताया था 2 माइनस लिखा हुआ था, और यहाँ पे देखिए ऑक्साइड के आगे क्या लिखा, वैलेंसी 2। ठीक है, तो ऑक्साइड की वैलेंसी 2। और इसके बाद थर्ड स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसा एरो बनाना। ठीक है, ऐसा एरो बनाया आपने। ठीक है, क्या लिखा है, Na2 और O1 लिखने की जरूरत है क्या, अंडरस्टूड है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैडम ये वैलेंसी 1 क्यों आई और 2 क्यों आई। तो इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको दूंगी कि ये वैलेंसी 1 और 2 आई कैसे।
क्लियर है फॉर्मूला बनाना? फॉर्मूला बनाने के लिए पहला स्टेप सिंबल लिखो, दूसरा स्टेप वैलेंसी लिखो, तीसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए और चौथे स्टेप में वो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ओवरऑल। समझ में आया? दिस इज वेरी इजी, लेकिन इजी तब होगा जब आपको दोनों टेबल बाय हार्ट याद रहेगी। ओके, सी द नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले राइटिंग द सिंबल, सिंबल लिखिए। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Al, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लोराइड। क्लोराइड का आपका सिंबल होता है, देखिए यहाँ पे क्लोराइड का सिंबल आपको दिख रहा होगा, ये क्लोराइड, इसका सिंबल है Cl, यही लिखा मैंने, Al लिख दिया, Cl लिख दिया। अब वैलेंसी देखिए, इसकी वैलेंसी होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी देखिए, वैलेंसी वाले टेबल में 51 पेज नंबर में आपको दी हुई है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, देखिए, ठीक, यहाँ पे मैंने 3 लिखा। फिर क्लोराइड की वैलेंसी होती है, क्लोराइड का भी हम लोगों ने देखा ना, ये क्लोराइड, इसकी वैलेंसी होती है 1, ये लिखा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला एरो बनाया थर्ड स्टेप में, ये एरो बना, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या हो गया, AlCl3। आया समझ में? नाउ सी द थर्ड वन, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का हमको फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले सिंबल लिखेंगे। सोडियम का सिंबल अगेन क्या होता है, Na। क्लोराइड बोल रहा है, अभी यहाँ पे क्लोराइड का देखा था, क्या था, Cl। वैलेंसी सोडियम की क्या होती है, अभी हम लोगों ने वहां देखा ना पीछे, वैलेंसी कितनी थी, 1। अभी आपको मैं टर्न करके बता रही हूँ, नहीं तो आपको टेबल याद रहेगा तो ऐसे बन जाएगा। और वैलेंसी जब मैं कैलकुलेट करना सिखा दूंगी तो वैलेंसी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। अब क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, 1। अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, टेबल नहीं दिखा रही हूँ वापस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आया, Na1, ये इस तरीके से आएगा, Na1Cl1। और 1 लिखना जरूरी रहता है क्या, नहीं रहता, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, NaCl। आया समझ में? नाउ सी द थर्ड वन, दैट इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बोल रहा है, सल्फाइड बोल रहा है। तो देखिए सोडियम का सिंबल होता है Na, सल्फाइड का सिंबल होता है S, राइट। सल्फाइड का S कैसे होता है, यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, देखिए, सोडियम सल्फाइड सिंबल S दिखा, ठीक है। वही S को मैंने यहाँ पे लिखा। और इसकी वैलेंसी देखिए, सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है, ये लिखा। सोडियम की 1 होती है, हमको पता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो Na की जगह 2 आएगा और S 1 आएगा, तो क्या है, Na2S। फॉर्मूला बना, फाइन। अब देखिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम का सिंबल देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल C। मैग्नीशियम का सिंबल होता है, देखिए, Mg, ये लिखा मैंने। और फिर हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, ठीक। हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। और वैलेंसी 1 है, 1 लिख दिया नीचे। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 51 पेज नंबर में देखा, ये मैग्नीशियम दिखा, इसकी वैलेंसी लिखी है 2 लिखा है यहाँ पे। फिर Mg। अब यहाँ पे बात होती है, मैम आपने ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि देखिए ये कौन सा है, हाँ, ये आपका हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड क्या है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। मैंने बताया था, जब भी पॉली एटॉमिक आयन है और उसकी क्वांटिटी 1 से ज्यादा है तो इट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन द ब्रैकेट। सी स्टूडेंट्स, जो आप फॉर्मूला बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूला, तो उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स रहते हैं जो आपके पेज नंबर 38 में लिखे हैं। उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, इन कंपाउंड्स फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन अनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। मतलब जो आप पॉलीएटॉमिक आयन ले रहे हैं किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, तो उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए ताकि रेशियो अच्छे से दिखे। और इसकी क्वांटिटी अगर 1 से ज्यादा है तो उसको ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है। दिस इज अ रूल। टेक द एग्जांपल, यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी 1 से ज्यादा हो रही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आया समझ में? इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्वांटिटी 1 से ज्यादा है, 2 है, इसलिए MgOH ट्वाइस, और ये OH जो है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। क्लियर? सी स्टूडेंट्स,
अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये फॉर्मूला बनाने के लिए तो सिंबल भी याद करो, वैलेंसी याद करो, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सिंबल तो याद हो जाएगा, वैलेंसी कैसे याद होगी। तो सी स्टूडेंट्स, आगे चल के जो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगी कि वैसे वैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसका क्या इजी शॉर्टकट होता है, सब आपको सिखा दूंगी। तो आपको ये याद करने की आगे चल के जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया आपको? ठीक है, तो उसके लिए कोई पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, see the second question, write down the name of the compounds represented by the formula। अब आपको नाम लिखना है कंपाउंड का कि कौन सा कंपाउंड है। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को नाम लिखा हुआ था, फॉर्मूला बनाना था। अब फॉर्मूला दिया हुआ है, नाम लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन क्या है, Al2SO4 3। Al लिखा हुआ है, क्लू मिल गया हमको। पहला क्लू क्या है, Al मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम। SO4 बोल रहा है, SO4 3 बोल रहा है। ठीक है, तो SO4 देखिए, SO4 किसका है भाई, ये कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है, सल्फेट। ठीक है, तो हमको यहां से समझ में आ गया ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। Al का तो आपको पता ही है ना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कवर किया था। अब देखिए कि नेक्स्ट क्या लिखा है, CaCl2। Ca पार्ट में ब्रेक करिए, Ca मतलब क्या होगा, ये किसका आपका किसका सिंबल है, Ca। देखिए यहाँ पे Ca किसका सिंबल है, कैल्शियम। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कैल्शियम। दूसरा क्या है, Cl लिखा हुआ है और 2 लिखा है। 2 3 जो भी लिखा है उसको नहीं देखना है, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करके आपको देखना है कि ये पहला क्या है, पहला क्लू है, पहले क्लू से क्या मिला, कैल्शियम। दूसरा क्या है, Cl मतलब क्या होएगा भाई, Cl मतलब होता है हमारा क्लोराइड। देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये दिखा। अब यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, वो फॉर्मूला बनता तो आता है, आपको मैंने यहाँ पे बताया था ना, ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए K2SO4। K मतलब होता है, K स्टैंड्स फॉर, K किसका सिंबल है भाई, K मतलब होता है पोटेशियम। और SO4 मतलब अब ऊपर देखा था क्या है, सल्फेट। ठीक है, फिर KNO3, K दिख गया मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, K मतलब पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है NO3 का मतलब, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है NO3 नाइट्रेट, इसलिए मैंने बोला दोनों टेबल आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे CaCO3, Ca मतलब कैल्शियम, ऊपर बताया था ना, और CO3 बोल रहा है, मतलब CO3 देखिए कहाँ है, ये कार्बोनेट। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन को हम लोगों ने बेसिक में कवर किया था, व्हाट इज मीन बाय केमिकल फॉर्मूला करके एक क्वेश्चन था, दैट इज बेसिक का 9th वाला क्वेश्चन, इट इज द सेम वन। अगेन मैं डिस्कस नहीं करवाऊंगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल, और सेकेंड क्या है, PO4 3- आयन। कितने आपके एटम प्रेजेंट है ये आपको बताना है। अब सबसे पहले देखिए आंसर, देखिए आंसर में लिखा है हम लोगों ने, इन H2S मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। H2 बोल रहा है, मतलब कितने एटम यूज हुए हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है मतलब 2 एटम। ठीक है, और 1 H2S सिंगल है, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ लिखा है क्या, नहीं। तो क्या है ये, इन H2S मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट। तो टोटल कितने हुए, 2 + 1 कितना हुआ, इन टोटल देयर आर 3 एटम्स। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे PO4 3- आयन, ये ऊपर जो 3- है डेट इज अ चार्ज, उसको नहीं देखना है। तो इसमें देखिए क्या होंगे, इन PO4 3- आयन देयर इज 1 एटम ऑफ फास्फोरस। P मतलब क्या होता है, फास्फोरस। फास्फोरस का एक एटम है, और ऑक्सीजन के कितने दिए हैं भाई, यहाँ O के नीचे क्या लिखा है, 4, एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 4 + 1 कितने हो गए, हेंस टोटल एटम्स आर 5। फाइन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन इन द पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ। इतने सारे आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करके बताना है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम आपको बताया था ना, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब
पूरे के पूरे जो सब्सटेंस जिससे मिलके वो पर्टिकुलर सब्सटेंस बना है उसके एटॉमिक मास को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ये जो आपको जितने भी यहाँ पे सब्सटेंस दिए हुए हैं एक एक करके सबका एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सी द फर्स्ट वन। सबसे पहला क्या है, H2। H2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास लेंगे भाई, यहाँ पे H मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैंने ये वाला टेबल भी आपको याद करने के लिए कहा था जो पेज नंबर 35 में दिया हुआ है। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1, दैट इज 2। और यहाँ पे एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, U या AMU, मैंने बताया था ना। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है O2। O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई, एटॉमिक मास 16, तो 2 इंटू 16 दैट इज इक्विवेलेंट टू 32U। अब Cl2, Cl मतलब होता है क्लोरीन का फॉर्मूला, ये है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। मल्टीप्लाई करिए तो व्हाट इज द टोटल, यू आर गेटिंग 71.0 दैट इज इक्विवेलेंट टू 71U। अब CO2 मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है सबका एटॉमिक मास ऐड कर दो। अब CO2 दिखा है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस है ये, है ना, प्लस 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 कहाँ से आया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16। ठीक है, सॉल्व किया हम लोगों ने, व्हाट इज द ग्रैंड टोटल, 12 प्लस 32 एंड द ग्रैंड टोटल इज 44U। फाइन, नेक्स्ट देखिए CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इसका एटॉमिक मास प्लस इसका एटॉमिक मास, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, अब यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12 होता है, 12 लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है 1, दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 प्लस 4 दैट इज इक्विवेलेंट टू, एंड द ग्रैंड टोटल इज 16U। नेक्स्ट क्या है, C2H6। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6 का निकालना है, तो क्या आएगा, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12, 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास 1 एंड द ग्रैंड टोटल इज 24 प्लस 6 एंड द टोटल इज 30U। ठीक है, इन द सिमिलर वे C2H4 क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4 इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है 12 और हाइड्रोजन 4 इंटू 1। सब्सटीट्यूट कर दिया हम लोगों ने वैल्यूज को, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 24 प्लस 4 द टोटल इज 28U। इन द सिमिलर वे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 निकाला। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कैसे आएगा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्विवेलेंट टू 14 प्लस 3 दैट इज इक्विवेलेंट टू 17U। एंड द लास्ट वन क्या है, C3OH। अब इतने लंबा है मैम कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है 12, ठीक, बस क्या 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का है 1, 3 इंटू 1, ठीक है। फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, फाइन, सब्सटीट्यूट कर दिया। फिर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अगेन 1 होता है, फाइन, सबको एड ऑन किया, सिंप्लीफाई किया, फाइनलाइज आंसर क्या है 32U। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ओके। See the next question number 2, that is calculate the formula unit mass of ZNO Na2O K2CO3 और सबका एटॉमिक मास दिया, आपको बोल रहा है फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है।
फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ आयंस। जितने भी आयंस है ना उसका एटॉमिक मास अब हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? फॉर्मूला यूनिट मास। बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे हम मास किसकी मास की बात करते हैं? आयंस के। क्लियर है? अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? लेट अस सी। ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ZNO बोल रहा था फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZNO इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ जिंक लिखा हुआ है, कितना जिंक का एटॉमिक मास लिखा है? 65U और ऑक्सीजन 16U। वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ऐड किया, क्या मिला? 81U। फाइन। नेक्स्ट, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2O कैसे निकालेगा? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना दिया हुआ है भाई? यहाँ पे एटॉमिक मास 23, 2 इंटू 23 प्लस 16 एंड ग्रैंड टोटल इज 62U। क्लियर? नेक्स्ट देखिए K2CO3, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3 कैसे निकलेगा? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक, फिर 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम हियर? क्या दिया हुआ है भाई? 39। उसके बाद प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्या है? कार्बन। कार्बन कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 12। सब्सटीट्यूट की वैल्यू प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 16। तो सबको कैलकुलेट किया, व्हाट इज द ग्रैंड टोटल? 138U। Okay. See the next question which is given in the page number 42, and the question is, if 1 mole of carbon atoms weigh 12 gram, what is the mass in gram of 1 carbon atom? अब आपको वो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1 मोल कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम दिया हुआ है, तो आपको एक एटम का मास कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर है? नाउ सी द सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का कितना आपको मास गिवन है? 12 ग्राम। ऑल्सो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने एटम्स होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। एक एटम का निकालना है। 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का वेट कितना है? 12 ग्राम। तो एक एटम का कितना होगा? दिस डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड फाइनलाइज जो हमको वैल्यू मिलेगी दैट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। दैट इज द फाइनलाइज आंसर। क्लियर? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम। किसमें ज्यादा एटम्स रहेंगे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, किसमें ज्यादा एटम है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? So in this question we are going to calculate the number of moles of sodium and iron, and we are going to have the comparison which is having greater mole, that is having more number of atoms. Okay, fine. Now number of moles निकालने के लिए हमारे पास, हम लोगों ने फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सब्सटेंस in gram per mole. That molar mass is nothing but the mass of substance. It might be atom, molecule or ion. अगर एटम दिया तो यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा मोलार मास की जगह, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, अगर आयन है तो आयनिक मास। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्या था, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है इसका वेट 100 ग्राम ऑफ सोडियम बोल रहा है ना, तो यहाँ पे 100 ग्राम आ गया और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एटॉमिक मास दिया 23, तो 100 डिवाइडेड बाय 23 दैट इज 4.3 मोल्स। ऑल्सो मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। ओके, तो यहाँ पे इसका गिवन मास है 100 ग्राम में बोल रहा है ना, तो 100 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, कितना दिया एटॉमिक मास 56। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया तो 1.79 मोल्स। देखिए किसका ज्यादा है 4.3 मोल्स, दैट इज आयरन। तो किसमें ज्यादा एटम्स रहेंगे, डेफिनेटली आयरन। इसलिए लास्ट लाइन लिखा है सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आर मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन दैट इज Fe, therefore so 100 gram of sodium contain more number of atoms. Clear?